हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, हम लोग लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2 करके और रिवीजन अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग का पीजीटी कॉमर्स में और रेवेन्यू इंस्पेक्टर दोनों में एक एक्ट आने वाला है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिक्स आज हम उसकी चर्चा करेंगे। एक वीडियो लगाएंगे और इस एक वीडियो में कोशिश करेंगे ओवरऑल कंप्लीट करने की, है ना। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए शुरू क्या करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना। आइए चलते हैं क्लास में। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये कॉमर्स वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है बाय NWB करके सर्च करिएगा और सर्च करने के बाद आपको चैनल क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो आप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना। बाकी ये जो बटन है इसको ऐसे ही क्लिक करिएगा और ये नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, तो कोई भी नया वीडियो जब आपके सामने आएगा आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, है ना। 1881 में आया था, तो ये एक्ट बना था एक्चुअली। तो देखिए 1881 को थोड़ा सा और कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, है ना। 1881 को कब आया था सर, ये था 9 दिसंबर, है ना। 9 दिसंबर 1881 का आया था। ठीक है, देखिए नेगोशिएबल कहने का मतलब क्या होता है ना। एक चीज और लिख दिए, इंट्रोड्यूस कब हुआ। नेगोशिएट करने का मतलब मैं आपको तुरंत बताता हूं, बस इंट्रोड्यूस कब हुआ ये देख लीजिए। इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में 1 मार्च 1882। ये दो डेट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, मेरे दिमाग से निकल जाता। चलिए अब शुरू करते हैं। तो नेगोशिएबल का क्या कहने का मतलब हुआ, नेगोशिएबल कहने का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, मतलब जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ, आइए देखिए। नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है भाई, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट विच इज रिटन नेगोशिएबल ट्रांसफर बाय डिलीवरी, ये ज्यादा अच्छा है, डिलीवरी, है ना। तो क्या बोला कि नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ कि भाई जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं डिलीवरी के थ्रू, एक से यहां से भेजे उसको, वो गया वहां, वो से वहां, ऐसा वाला। जैसे फॉर एग्जांपल है चेक, है ना। हम लोग क्या करते हैं सर, हमको पैसा देना भी होता है तो हम अपना काट देते हैं, ठीक है ना, उस पे साइन कर देते हैं, जिसको देना पड़ता है उसको दे देते हैं और फिर जाके वो अपना बैंक से निकलवा लेता है, बात खत्म। वैसा ही कुछ है जी सर, वैसा ही है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिटर्न में हो, चेक रिटर्न फॉर्म में होता है जी सर। तो ये हो गया क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इसको बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव टू मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव टू मनी या सब्स्टिट्यूट टू मनी, ऑल्टरनेटिव टू मनी या सब्स्टिट्यूट टू मनी। क्यों ऐसा बोलते हैं भाई, चेक लेके जाते हो बैंक में, क्या मिलता है, पैसा, उसके बिहाफ में मिला ना, हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है। कह रहा है और ये क्या सब है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। नहीं क्या है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब उधार पे ही ये सब चीजें मिलती है। जैसे अगर भाई चेक तुमको क्यों देगा कोई, अगर चेक देने की बात आई, मान लो तुम क्या करोगे, उसके पास कैश नहीं होंगे, मान लो एक सेलर है और एक परचेजर है। परचेजर गया सेलर के पास, सामान खरीदा, बोला भैया आप कितना हुआ, बोला भैया 20,000 रुपये हुआ। बोला कहाँ, अरे यार 20,000 रुपये तो मेरे पास कैश नहीं है, मैं क्या करता हूँ, चेक दे देता हूँ, चेक देता हूं। तो यानी कि सामान उसने लिया, उसके पास कैश नहीं थे तो उसके बिहाफ में उसने चेक दे दिया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, आप इसको कहा जाता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्या, हाँ, तो अब कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन के साथ ये है जी सेक्शन 4, 5 और 6। 4 में है P, ये है B और C। हम लोग ABC पढ़ते हैं ना, वैसे ही इसमें याद रखिएगा PBC, P4 प्रोमिसरी नोट, B4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड C4 चेक। बात समझ में आई? कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कहीं कुछ बताओ? नहीं सर, परेशानी क्या रहेगी? तो आइए अब चलते हैं डेफिनेशन पे। क्या कहता है डेफिनेशन? देखिएगा, जो मैंने बताया वो सेम है या कुछ अलग है? कह रहा है नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेगोशिएबल का क्या मतलब हुआ? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाना। एंड द टर्म इंस्ट्रूमेंट मींस any written document by which a right is created in favor of some person। तो बोल रहा है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिहाफ में राइट एक क्रिएट किया हो जाता है दूसरे पर्सन के बिहाफ में। हो गया ना यार? जैसे मान लो चेक में आपने दिया, तो भैया चेक अगर वो नहीं चला तो उसके ऊपर राइट है ना कि हमको केस कर देना है ना? मेरे यहां से तुम सामान लेने आए, तुम मेरे को चेक दिए, चेक नहीं चला चेक, तो मैं क्या करूंगा भाई? तुम्हारे पास जाऊंगा, भाई चेक नहीं चला, चलो हटाओ, पैसा वैसा रखते नहीं हो, अकाउंट में आ जाते हो मुंह उठा के, ऐसा ही बोलूंगा, है नालायक? ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो वही कह रहा है, thus the negotiable instrument is a document by which right vested in a person can be transferred to the another person in accordance with the provision of the negotiable instrument act। अब देखो, ये बोल रहा है किसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है कि क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? तो ये क्या है? सबसे पहले ये बोला फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अब फ्रीली ट्रांसफरेबल कहने का मतलब क्या है? कि भैया जो चेक लेके आएगा हम उसको भी दे देंगे, या फिर जिसके नाम पर चेक होगा हम उसको भी दे देंगे, जो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आएगा हम उसको भी दे देंगे, जो जिसका नाम होगा हम उसको भी दे देंगे। तो इसीलिए बोलते हैं इसको क्या? फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये दो तरीके से होता है, बाई डिलीवरी और बाई इंडोर्समेंट। ठीक है। टाइटल ऑफ द होल्डर, अब बोला भाई साहब ऐसा है कि होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि चेक तुम काट के दे रहे हो और तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, तुम्हारा ही होना चाहिए। किसी पड़ोसी को उठा के लेके दे दोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है। रिकवरी कर सके, प्रिजम्पशन, कंसिडरेशन होना चाहिए, डेट लिखा होना चाहिए, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि भाई कब एक्सेप्ट करोगे तुम, है ना? ये वाला चीज होना भी चाहिए। टाइम ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए कि भाई कब तुम ट्रांसफर करने वाले हो। ऑर्डर होना चाहिए इंडोर्समेंट का कि भाई अगर तुम एंडोर्स कर रहे हो, मतलब किसी और के को बोल रहे हो कि दे दो, ठीक है, तो भाई ऑर्डर दो कि भाई ये वाला चेक जो है हम किसी और को देने के लिए बोल रहे हैं, आप उसको दे दीजिए बैंक को। स्टाम्प होना चाहिए। होल्डर प्रिज्यूम टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, ये सारा चीज इसके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलें, क्या कह रहा है? अब है प्रोमिसरी नोट। आइए सबसे पहले प्रोमिसरी नोट से शुरुआत करते हैं। क्या होता है प्रोमिसरी नोट, बताइएगा तो। अब देखिए नाम से सुनिएगा, प्रोमिसरी, प्रॉमिस किया जा रहा है, ऐसा ही होगा ना प्रोमिसरी का मतलब, है मिस्त्री वो खाने वाले मिस्त्री नहीं। प्रोमिसरी मतलब प्रॉमिस करना। क्या प्रॉमिस करता है, क्यों प्रॉमिस करता है? भाई तुम किसी को क्यों प्रॉमिस करो जब तक तुमको कुछ सामने से मिलेगा नहीं, कोई प्रॉमिस करोगे? वो प्रॉमिस नहीं कि मैं तुमसे गॉड प्रॉमिस यार प्रॉमिस करता हूं मैं तुमसे ये कर दूंगा, वो प्रॉमिस नहीं। प्रॉमिस मतलब लीगली प्रॉमिस, है ना? तो भाई क्यों करोगे तुम लीगली प्रॉमिस? उसके बिहाफ में तुम्हें कुछ मिला होगा तब तो। जी सर। तो क्या तो हो सकता है कि तुम कैसी दुकान पे गए होगे सामान लेने, ठीक है, सामान लियोगे, तुम्हारे पास कैश नहीं होगा, तुम बोलोगे भाई साहब एक काम करते हैं, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे, आप हमको सामान दे दीजिए, ऐसा। लेकिन वो बोलेगा अबे पागल समझ रखा है मुझे, मैं क्यों दूं तुम्हें, मुझे क्या पता, प्रॉमिस तुम ऐसे कर दोगे कैसे मान लेंगे? उस समय वो बंदा जो प्रॉमिस कर रहा होता है वो निकालता है एक डॉक्यूमेंट, उसको लिखता है, बोलता है मैं इस डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करके लिख के दे रहा हूं कि भैया ये जो पैसा है मैं आपको इतने तारीख को पे कर दूंगा। तो दैट इज
प्रोमिसरी नोट। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं सेक्शन 4। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4। क्या कह रहा है देखिएगा, सेक्शन 4 कह रहा है प्रोमिसरी नोट, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, किसमें? रिटर्न, बोल के गॉड प्रॉमिस वाला बात नहीं है ना। कह रहा है नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट, करेंसी नोट और बैंक नोट वाला रिटर्न नहीं करना है। कह रहा है क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंडीशंस नहीं होना चाहिए कि भैया तुम ये करोगे तो ही हम देंगे, तुम ऐसा करोगे तो हम वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, मेकर कौन? जो प्रॉमिस कर रहा है कि हम भाई पैसा पे करेंगे, तुम हमको भी सामान दे दो। ठीक है, साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, बोल रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब जितना भी पैसा लेगा उतना ही ना पे करेगा भाई, और जितना बोलेगा उतना थोड़ी पे कर देगा। 4000 का सामान ले 4000 पे करेंगे, तो सर्टेन सम ऑफ मनी और ओनली टू, किसको? एक ही को, और टू द ऑर्डर ऑफ, या फिर जिसको आप ऑर्डर देंगे उसको, अ सर्टेन पर्सन, जो भी एक सर्टेन पर्सन होगा, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बोला भाई साहब ऐसा है, हम प्रॉमिस करते हैं रिटर्न में, जो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, साइन करेगा मेकर द्वारा, और सर्टेन मनी, जो एक लिमिटेड, जो इतना अमाउंट हम लिए उतना का आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको, या तो आपको, या आप जिसको ऑर्डर देंगे उसको, जो सर्टेन पर्सन होगा, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा उसको हम ये पैसा दे देंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं सर, नहीं है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, देखो ये ऐसा एग्जांपल आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आया है, तो आइए पहले उसको देखते हैं और फिर एक एक करके समझते हैं। कह रहा है ए साइन करता है इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, कह रहा है I promise to pay B order 500 rupees, ये देख लो। कह रहा I acknowledge myself to be indebted to B 1000 to be paid on demand for value received. Mr. B, I owe you 4 rupees 1000, and D बोलता है I promise to pay B and all other sums which shall be due to him। तो इस तरीके से एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके, देख लीजिएगा। और भी है I promise to be 507 days after my marriage with C। तो ये सारा, तो ये एग्जांपल्स दिया गया है। अब इस एग्जांपल्स में आपको देखना है कि भाई साहब कौन सा प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलें। कह रहा है अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट। ये तो अभी मैंने पढ़ दिया यार, ये तो अभी जस्ट पढ़ा ही मैंने, सेम चीज बताया ना जी। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग हो गया, साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा। ये तो मैंने पढ़ दिया यार, सेम डेफिनेशन है किसका? प्रोमिसरी नोट का। चलिए कैसा होता है प्रोमिसरी नोट सर, बताइएगा। अब बिल्कुल बताएंगे। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है देखिए ऐसा होगा प्रोमिसरी नोट, लिखेगा आई, मेकर नेम जो बनाएगा वो, एग्री टू एंड प्रॉमिस टू पे, पेई नेम जिसको जो पैसा जिसको पे करना है, वही है ना। पेई का मतलब क्या? जो पैसा देगा। ठीक है, मेकर नेम जो बनाएगा और जो पैसा देगा, टू ऑर्डर सम ऑफ इतना रुपीज वैल्यू रिसीव इन द इंटरेस्ट एंड एनुअल रेट, इतना मेकर का साइन कर हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया प्रोमिसरी नोट। अब चलो दूसरा चलते हैं। दूसरा जो अपना आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये भी एक अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है ना। आइए थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो उससे पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। सर बिल्कुल दे दीजिए। आइए स्पेस थोड़ा सा देखा जाए। कहां गया? ये देखो, ये है सेलर भाई साहब। ठीक है, इसके पास गए, बोले भाई साहब सेल्स गुड्स फॉर पेमेंट इन एन अग्रीड टाइम पीरियड। ठीक है, बेचे, बोले गुड्स इसको दिया बायर को, बोला ठीक है भाई ले लो हम दे दे रहे हैं। ठीक है, बायर क्या किया? बिल ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि उसका पैसा नहीं था, तो ये क्या किया? ड्रॉ किया बिल। और बिल जैसे ही ड्रॉ किया और उसके बाद क्या किया? एग्री हो गया। क्या? एग्री टू प्रोवाइड बायर विद अ लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट बिल। बिल कौन एक्सेप्ट कर लिया? बैंक। जैसे बिल बैंक एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अब ये बिल से ये लेके चला गया सेलर के पास, डिलीवर कर दिया इसको बिल कि भाई तुम ले लो बिल। जैसे ही बिल ये क्या किया? प्रेजेंट किया कहां?
बैंक में, और बैंक क्या कर दिया, इसको पे कर दिया। तो ये तो हो गया भाई साहब ये प्रोसेस की बिल कैसे आपका भंजवाते हैं, है ना। लेकिन बिल क्या होता है सर, ठीक है, बिल क्या होता है वो बताइए ना पहले। बिल बेसिकली वो चीज है, जैसे प्रॉमिसरी नोट में हमने क्या किया, सिर्फ प्रॉमिस किया था। बिल जो होगा वो सेलर लिखेगा या ड्रॉअर लिखेगा, उसमें क्या, उसमें प्रॉमिस नहीं करता है, उसमें लिखवाया जाता है उससे कि भैया तुमको मेरे ये पैसा ला के देना पड़ेगा, या फिर जिसको मैं कहूंगा उसको देना पड़ेगा। उसमें प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है, और यहां पे प्रॉमिस नहीं किया जाता है, यहां बोला जाता है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे उसी टाइम को, जिस टाइम को मैं कहा हूं। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता, ये देखिए यहां आइए, मैं आपको थोड़ा इसका एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, मान लीजिए ये एक बंदा है रसिक लाल, ठीक है, और ये है राशि, राशि थोड़ी अच्छी है, ठीक है, क्या बालों वाली, ठीक है। चलो तो ये ज्यादा नहीं, ड्राइंग नहीं, चलो हो गया, ठीक है। चलो ये हो गई राशि। अब रसिक लाल और राशि, बोला भाई साहब रसिक लाल क्या था, सेलर, और ये थी परचेजर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेलर के पास ही गई सामान लेने, बोले ठीक है दे दो 50,000 रुपए का सामान, बोले ठीक है 50,000 रुपए का सामान दे देंगे। बोली लेकिन 50,000 रुपया ना मेरे पास नहीं है भैया, मेरे पास सामान 50,000 रुपया नहीं है। तो बोला ठीक है, लेकिन मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं, हैं, मैं तो नहीं करता भरोसा, क्योंकि मुझे तो धोखा मिला है, तो नहीं करता भरोसा। तो बोले भैया एक काम करिए ना, हम क्या करते हैं ना, एक बिल लिख के देते हैं आपको, ठीक है, या आप एक बिल लिख लीजिए, उस बिल पर हम साइन कर देंगे। कौन सा सर, एक बिल लिखिए, ठीक है, यहां से ये बिल लिखिए, एक बिल, और इस बिल पे हम क्या करेंगे, साइन कर देंगे। और साइन करने के बाद जिस डेट को हम बोलेंगे भैया 2 महीना बाद पैसा आप ले लीजिएगा, 2 महीना बाद, ठीक है। तो ठीक है, तो जो बिल लिखा उसको बोला गया ड्रॉवर, क्या बोला गया, ड्रॉवर। और जो बिल एक्सेप्ट कर ली इसको बोला गया ड्रॉई, क्या बोला गया जी, ड्रॉई, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जब टाइम आएगा तो भाई साहब ये क्या करेंगे, ये भाई साहब चले जाएंगे इसके पास 2 महीने में, अगर ये पैसा देगी तो ठीक, नहीं देगी तो वो भाई साहब चले जाएंगे बैंक, और बैंक इससे पैसा वसूलेगा। या फिर अगर ये पैसा नहीं देगी, अगर ये पैसा नहीं देगी तो फिर भाई साहब चले जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट में केस करेंगे तो इसके पास फिर धीरे धीरे पैसा मिल जाएगा, कोर्ट दिलवा देगा इसको पैसा, बात खत्म। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, क्या रह गया। A bill of exchange has been defined as a containing instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to a certain person to pay a certain sum of money only or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अब देखो इसको ध्यान से समझना, क्या बोला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या होगा कि भैया हम तुम इसमें साइन कर दे रहे हैं, हम जिसको ऑर्डर देंगे, ठीक है, या फिर हम जिसको कहेंगे, या फिर जो इस इंस्ट्रूमेंट को लेके आएगा तुम उसको पैसा दे दोगी, यही काम है। अब जैसे देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या करता है, अक्सर क्या होता है कि बिल लिखा, ठीक है, बिल्कुल सही किया। अब बिल लिखने के बदले में उसको सामान दे दिया, ठीक है। अब जो सेलर होता है, सेलर तो चालू, उसको तो पैसा उतना दिन रखेगा नहीं, वो चला जाता है बैंक से करा लेता है बिल को डिस्काउंट, ठीक है। और बिल को जैसे डिस्काउंट करा लेता है उसके बाद फिर वो बिल बैंक रख लेता है, और बैंक जब सर्टेन पीरियड आता है, जब पैसा लेने की बारी आती है तो बैंक चले जाती है किसके पास, जो ड्रॉई होता है उसके पास, पैसा देने वाले के पास, और फिर बैंक ड्रॉई से पैसा ले लेती है। इसीलिए वर्ड यहां यूज किया गया बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा आप पैसा उसको देंगे। एक कंडीशन ये बनता है। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि मान लो
मैं सेलर, आप परचेजर। परचेजर परचेज करने आए, मैंने बोला ठीक है मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बीआर, बिल्स रिसीवेबल बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या किया हमने, बिल लिखा, और बिल लिखा, बिल पे ये बोला ठीक है चलो मैं या मेरे द्वारा कहे गए किसी भी इंसान को तुम क्या करोगी, पेमेंट कर देना। अब मैंने क्या किया, मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैं गया, मैं बिल दे दिया कोई पर्टिकुलर राम नाम के बंदे को। अब राम नाम के बंदे से मैंने पैसे ले लिए। अब वो राम क्या करेगा, जाएगा किसके पास, वो तुम्हारे पास, मतलब जो भी तुम मेरे से उधार लिए हो उसके पास जाएगा। वो बोलेगा भाई साहब टाइम हो गया पैसा दो। अब तुम टाइम हो गया पैसा दे दिए तब तो ठीक, नहीं दिए तो फिर कोर्ट, बात खत्म। तो वो इसीलिए कहा गया, वर्ड यूज किया जाता है बियरर या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलो तो यही है, कह रहा है, ठीक है। अब चलो कह रहा है व्हेन सच एन ऑर्डर इज एक्सेप्टेड, जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जाता है इन राइटिंग ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर इटसेल्फ, इट बिकम अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो ये जो ऑर्डर दिया गया, देखो मैंने तो ऑर्डर दे दिया, मैंने बोल दिया कि चलो मैं जिसको बोलूंगा उसको दे देना, या फिर कोई जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा उसको देना। लेकिन सामने वाले तुम जो नालायक थे, बोला नहीं नहीं मैं आप ही को दूंगा, उसको नहीं दूंगा, तब तुम्हें क्या होगा, बिल खत्म, बिल नहीं होगा फिर एक्सेप्ट। जब वो आपके सारे कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेगा, वो अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब वो कंडीशन कहने का मतलब है कि जो जो बात लिखा हुआ है कि भाई मेरे द्वारा बिल जिसको दिया जाए, बिल जो लाके देगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये बात अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये बिल क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, बात खत्म। और यही चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बिल काहे के लिए लिख रहा था नालायक है, ठीक है। चलो अब फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्या होगा, तो बोल रहा है although bill of exchange and promissory note are the different in the form, the essential requirement are more or less same। देखो promissory note और bill of exchange में थोड़ा डिफरेंट क्या है, एक प्रॉमिस करता है और एक ऑर्डर देता है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट इसका फीचर सेम ही, क्या कि राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय द ड्रॉवर, ड्रॉवर साइन किया होना चाहिए, ड्रॉवर ड्रॉई और पेई मस्ट बी सर्टेन, निश्चित होना चाहिए, है ना। ड्रॉवर कौन, सर ड्रॉवर जो बिल लिखता है, ड्रॉई कौन, पैसा पे करने वाला, एंड सॉरी पैसा देने वाला, और ठीक है, और पे कौन, पे भी होता है भाई, पे करने वाला, है ना, जिसको पैसा मिलने वाला है। सॉरी ड्रॉवर पे से सेम हो सकता है क्या, ड्रॉवर बिल लिख भी सकता है और उसको पैसा मिल भी सकता है, या पे कोई और भी हो सकता है जिसको पैसा मिलने वाला हो, ड्रॉई पैसा देने वाला, पे जिसको पैसा मिलने वाला हो, इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहा था सम पेबल मस्ट आल्सो बी सर्टेन, कुछ पेबल जो है सर्टेन होना चाहिए, कह रहा स्टैम्प्ड होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, है ना, एंड मनी अलोन, कह रहा है द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है। चलिए ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बैंक वाला क्या कहानी है, बैंक से क्यों ऐसा करता है लोग, ठीक है, क्योंकि उसको एट अ टाइम पे पैसा की जरूरत पड़ती है, बात समझ में आया जी। अब चलिए चलते हैं चेक में, चेक क्या होता है, देखिए क्या सेक्शन सी, check, a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on a demand, and it includes the electronic image of a truncated check and check in the electronic form। तो बोल रहा है चेक का मतलब क्या हुआ, एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है, लेकिन ये ऑन डिमांड नहीं है, वो सिर्फ स्पेसिफाइड बैंकर पे ही है, बैंक जाओगे तो मिलेगा, बाकी जगह पे चेक का कोई ये नहीं मिलेगा, है ना, उसी को बोल रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी अब आ गया, जिसको ट्रंकेटेड चेक भी कहते हैं, ठीक है, ट्रंकेटेड फॉर्म ऑफ चेक कहते हैं, है ना, तो ये बात है। तो चेक क्या, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का ही टाइप है, ठीक है। चलो अब फीचर्स पढ़ते हैं। कह रहा है चेक मस्ट बी इन राइटिंग ड्यूली साइंड बाय द ड्रॉअर, इट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर, तीनों में अनकंडीशनल ऑर्डर चाहिए। कह रहा है इट इज इशूड ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर ओनली, सिर्फ बैंकर पे इशू किया जा सकता है। द अमाउंट स्पेसिफाइड इज ऑलवेज सर्टेन, मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड इन बोथ फिगर एंड वर्ड्स, दोनों में होना चाहिए। पे इज ऑलवेज सर्टेन, पे जो जिस पे का मतलब जिसको पैसा मिलने वाला वो हमेशा क्या होगा, सर्टेन होगा। द इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड एंड द चेक मस्ट बी डेट बियर अ डेट, हाँ बिल्कुल चेक में डेट होना ही चाहिए। तो ये बात क्या है, सारे फीचर्स ऑफ चेक है। अब ये टाइप्स ऑफ क्या चेक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चेक कितना होता है जी, टाइप्स ऑफ चेक 3-4 होता है। देखिए सबसे पहला अगर हम टाइप्स ऑफ चेक की बात करें तो एक होता है बियरर चेक, बियरर चेक, बियरर चेक क्या होता है भाई साहब, जो चेक लेके आएगा पैसा उसका, या जिसके पास चेक हो पैसा उसका, जिसके पास चेक है पैसा
उसका, सिंपल एकदम, बहुत बेसिक लाइन में समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा तो क्या ही समझाऊंगा। फिर दूसरा है ऑर्डर चेक। सर ऑर्डर चेक क्या हुआ है भाई साहब, जिसको ऑर्डर दिया गया है पे करने का उसको पे करो। को पे करो। ये ऑर्डर का ये मतलब हुआ ना कि भाई मैं इस पर्सन को बोल रहा हूं चेक पे करने के लिए, तो इसी को पे कर दिया जाए। तीसरा तीसरा जो है होता है क्रॉस चेक। अब देखो क्रॉस चेक में क्या होता है, ये बात पहले जान लो, ठीक है। चेक कैसे होता है, ऐसे ही होता है फॉर्म में, ऐसा ही होता है ना जी। अब किसी ने यहां पे एक क्रॉसिंग कर दिया, इसका क्या मतलब है सर? चेक क्रॉसिंग का मतलब है कि जिस अकाउंट, ये हाँ, से चेक में जिस अकाउंट में लिखा गया सिर्फ उसी बैंक में जाके आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में तो आप जाके बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं 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 कुछ नहीं कह सकता है। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ होता है ना, ये अकाउंट नंबर ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, तो इसी अकाउंट में ये ट्रांसफर हो सकता है, बाकी और किसी जगह पे नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस चेक। उसके बाद है एक चेक होता है स्पेशल क्रॉसिंग। अच्छा देखो स्पेशल क्रॉसिंग में और इसमें क्या फर्क है ये बताते हैं। यहां पे क्या था, क्रॉस चेक में क्या था, क्रॉस चेक में सिर्फ बैंक तुम्हारा कोई भी वो चलेगा, ठीक है, अकाउंट नंबर उसी में जाएगा, उसी अकाउंट नंबर से और किसी अकाउंट में नहीं जाएगा। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होगा कि एक तो डबल क्रॉसिंग हो, जो सिंगल था वो ये डबल हो जाएगा, और बैंक जिस बैंक में कहा गया फिर उसी बैंक में जमा होगा। ऐसा नहीं कि फिर दूसरा बैंक को ले लेगा, जिस बैंक के लिए नाम लिखा गया उसी बैंक में वो सबमिट होगा। इसको बोलते हैं क्या, स्पेशल क्रॉसिंग चेक। और इसके बाद है पांचवा, एक होता है ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक जिसको बोलते हैं स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक। क्या बोलते हैं, स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, स्कैन कॉपी। चलिए तो ये तो बात हो गया जी आपका स्कैन कॉपी का और टाइप्स ऑफ चेक का। अब चलिए अब बात करते हैं कि भैया बिल और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या वो डिसऑनर भी हो सकता है? मतलब डिसऑनर होने का मतलब सर क्या वो खत्म भी हो सकता है? तो बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो जब हम बात करें कि डिसऑनर कैसे होगा, बिल हो चाहे आपका प्रोमिसरी नोट हो चाहे चेक हो, वो डिसऑनर कैसे होगा, तो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे बिल जो है वो हो सकता है जब कोई एक्सेप्ट ना करे तो आपका बिल क्या होगा, डिसऑनर हो गया, और जब पेमेंट ना हो तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब जब आपका वो चीज एक्सेप्ट ये नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो एक तो क्या नॉन एक्सेप्टेंस। बिल तीन तरह का, आइए इसको पहले देखते हैं, थोड़ा सा तो दिखाता हूं। देखिए तीन तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है सर, एक तो प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक है जी चेक। देखिए जब बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो डिसऑनर तीनों होगा, डिसऑनर तीनों होगा। लेकिन कैसे, बिल जो होगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो जब एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल, और दूसरा जब पेमेंट नहीं होगा। क्या मतलब हुआ सर बताइएगा, आपने बिल लिखा, ठीक, ड्रॉवर ने बिल लिखा, लेकिन जो एक्सेप्टर था ड्रॉई एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, बिल खत्म। दूसरा आपने बिल लिखा, सब कुछ काम किया, लेकिन जब पेमेंट देने का बारी आया तो ड्रॉई पेमेंट नहीं दिया, क्या हो गया, पेमेंट नहीं मिला, बिल डिसऑनर हो गया। अब बात करें चेक की, तो चेक और प्रोमिसरी नोट ये दोनों सिर्फ
नॉन पेमेंट से ही डिसऑनर हो सकता है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट खुद से लिखा गया होता है और चेक भी खुद से लिखा गया होता है। तो दोनों नॉन पेमेंट से ही क्या हो सकता है सर, डिसऑनर हो सकता है। कैसे, क्यों भाई ऐसा बोल रहे हैं? चेक आप लिख दिए, ठीक है, आप साइन कर दे दिए, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, क्या हुआ? पेमेंट नहीं मिला आपको? नहीं, पेमेंट नहीं मिला तो फिर नॉन पेमेंट, और नॉन पेमेंट हो गया तो फिर आपका बिल हो गया, चेक हो गया डिसऑनर। उसी तरह से नॉन पेमेंट वाला, प्रोमिसरी नोट वाला, आपने प्रॉमिस तो किया था कि पेमेंट पे करेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप मुकर गए। कौन तुम भाई? हम नहीं जानते हैं, क्या कर दिया? नॉन पेमेंट। तो यहाँ क्या हो गया? आपका डिसऑनर हो गया। तो यही बोल रहा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है जिसमें बिल सिर्फ डिसऑनर दो तरीके से होता है, एक तो नॉन एक्सेप्टेंस पे और दूसरा नॉन पेमेंट पे, लेकिन प्रॉमिसरी नोट और चेक जो है वो नॉन पेमेंट पे ही क्या होता है? डिसऑनर होता है। बात समझ में आई? जी सर। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। आइए, ओ सॉरी, पार्टीज टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको तो बताना भूल ही गया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? पार्टीज की कौन कौन से पार्टी होते हैं और उस पार्टी का नाम क्या, कैसे, आइए इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 7 बात करता है ड्रॉवर का। कौन होता है ड्रॉवर? कह रहा था मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज चेक इज कॉल्ड ड्रॉवर। तो भाई साहब, जो प्रॉमिसरी नोट पर लिखता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, जो चेक को लिखता है, राइट, उसको बोलते हैं ड्रॉवर। और ड्रॉई कौन? ड्रॉई द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉई। तो ड्रॉई बोल रहा है भाई साहब कौन है? पैसा देने वाला, जिसको बोला जाता है कि तुम मेरे द्वारा कहे इंसान को पैसा दे देना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉई। और एक्सेप्टर कौन होता है? जो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई हम क्या करेंगे, तुम्हारा पेमेंट दे देंगे। आफ्टर द ड्रॉई ऑफ अ बिल हैज साइन हिज एसेंट, ठीक है, उसका सहमति मिल जाता है अपॉन दी बिल इफ देयर आर मोर पार्टीज thereof than one upon the one such part that delivered the same and the given notice such gives signing to the holder or some person on his behalf is called acceptor। तो बोल रहा भाई साहब एक्सेप्टर वो होता है जो ड्रॉई है ना, ड्रॉई जी, तो जो बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम ये काम कर लेंगे, पेमेंट दे देंगे, वो एक्सेप्टर, सिंपल एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर लिया। पेई कौन होता है? पेई वो पर्सन होता है भाई साहब जिसको पैसा मिलने वाला है। तो पैसा किसको मिलने वाला है? या तो जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा उसको पैसा मिलेगा, या जो ड्रॉवर बिल लिखेगा उसको पैसा मिलेगा। तो पेई वो पर्सन जिसको पैसा रिसीव होने वाला है, चाहे वो ड्रॉवर हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट लाने वाला कोई भी पर्सन। बात समझ में आया? जी सर। कह रहा द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हुज ऑर्डर्ड द पे बाय इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड इज कॉल्ड द पेई। बात समझ में आया? ठीक है, चल हो गया। अब सेक्शन 8 उसमें बोलता है होल्डर और सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैं पहले ओवरऑल आपको पहले होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का फर्क समझा देता हूं। होल्डर वो पर्सन होता है जो बिल को खुद होल्ड करके रखता है, जिसके पास राइट होता है कि भाई वो पैसा रिसीव करे, राइट टू रिसीव, है ना, ये वाला उसको बोलते हैं क्या? आपका होल्डर, जिसके पास ये अधिकार है कि वो पैसा रिसीव करे, रिकवर कर ले, और उसके पास उसका पोजीशन, उसमें उसका नाम लिखा हो। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जिसके पास वो अधिकार नहीं होता है, किसी भी तरीके से उसका टाइटल क्या होता है वो सही नहीं होता है, वो पर्सन किसी दूसरे से लेके फिर वो चेक आपको दे देगा, उस पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स कहा जाता है। आइए देखते हैं, कह रहा है द होल्डर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मींस एनी पर्सन इंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन देयरफॉर टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू thereon from the parties thereto where the note bill or check is lost or destroyed its holder is the person so entitled the time of such loss or destruction। तो मतलब ये बोल रहा भाई साहब, अगर तुम्हारे पास चेक है और तुम्हारे नाम पर चेक है, तुमको चेक मिलने वाला पैसा, लेकिन अगर तुम वो भुला दिया तो भाई भुला दिया तो ये तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं, ये तुम समझो मैं नहीं, सिंपल सी बात। तो इसलिए होल्डर कौन? जिसके पास पैसा राइट टू रिसीव है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, आइए कह रहा होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकेम द पोजेसर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बियरर और pay or endorsee thereof if payable before the amount mentioned it became payable
without having sufficient cause to believe that any defect existing in the title of person from the home delivery। अरे इतना लंबा छोड़ो, मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। होल्डर ड्यू कोर्स कहने का मतलब कि भाई साहब उसको ओरिजिनल राइट नहीं था पैसा मिलने का, वो किसी ना किसी कारणवश से इन डिफेक्टिव टाइटल से वो उसके पास अधिकार आ गया है, चाहे वो कहीं गिरा हुआ उसको मिल गया हो, चाहे चोरी कर लिया हो, चाहे कहीं अदर जगह से उसको ले लिया हो, उसको अधिकार मिल गया और वो चला गया पैसा लेने, उसको बोला गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। चलिए अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, इतना ही था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप थोड़ा डिफरेंस देखते हैं जिससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस क्या, तो सबसे पहले आइए कह रहा है बिल कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर एंड प्रॉमिसरी नोट्स कंटेन ओनली ए प्रॉमिस टू पे ऑफ ए सर्टेन मनी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे एंड प्रॉमिसरी नोट क्या है, प्रॉमिस टू पे सर्टेन टाइम को। तीन इसमें पर्सन होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे बिल ऑफ एक्सचेंज में, और प्रॉमिसरी नोट में होता है मेकर और पे। मेकर मतलब जो बिल लिख रहा है और वही पे जिसको पैसा मिलने वाला है, बस दो ही होता है। A bill is paid by acceptor, पेड किससे, एक्सेप्टर के द्वारा, एंड प्रॉमिसरी नोट इज पेड बाय मेकर, तो प्रॉमिसरी नोट जो बनाता है वही पेमेंट करता है। A bill is drawn by a creditor, क्रेडिटर क्या करता है, बिल ड्रॉन करता है, एंड प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय द डेटर। दोनों में फर्क समझो, एक चीज और समझा देता हूं। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है सेलर लिखेगा, सेलर कौन होता है, डेटर ही होता है ना, देनदार, ठीक है। और एक्सेप्टर सॉरी आपका प्रॉमिसरी नोट कौन लिखेगा, जो भाई साहब जिसको पैसा की जरूरत है, जो इसके पास पैसा नहीं है, सामान लेने वाला है, यानी कि क्रेडिटर। तो वही, सॉरी यार उल्टा बोल दिया मैंने, क्रेडिटर को बोलते हैं लेनदार, पैसा जो लेगा, और डेटर बोलते हैं देनदार, जो पैसा देगा। तो ऑफ कोर्स प्रॉमिसरी नोट पैसा देने वाला है, जो वो क्या लिखेगा, प्रॉमिसरी नोट, और बिल इज ड्रॉन, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखेगा, क्रेडिटर, ठीक है। आई एम सो सॉरी, उसका नाम चेंज हो गया। तो बस इतना, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दे रहा हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर क्या करता है, सेलर बिल लिखता है, इसीलिए उसको बोला जाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, पैसा जिसके पास आ रहा है, तो परचेज कर सामान करके ले गया होगा तो पैसा उसको मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो क्रेडिटर है वो बिल क्या करता है, लिखता है। और जो प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिस किया जाता है कि हम पैसा पे करेंगे, तो पैसा कौन पे करेगा, जो बाकी उधार लेगा, यानी कि डेटर, तो इसीलिए ये डेटर का काम होता है। बात समझ में आया जी। अब चलो कह रहा है द ड्रॉवर एंड द पे मे बी द सेम पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर और पे सेम हो सकता है, क्योंकि ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, तो बिल ड्रॉ करने वाला सेलर, और सेलर तो पैसा उसको चाहिए, तो पे भी क्या होता है, जिसको पैसा मिलता है, इसीलिए ड्रॉवर और पे सेम हो सकता है। इन प्रॉमिसरी नोट मेकर एंड पे कैन नॉट बी द सेम। क्यों मेकर और पे सेम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेकर ही तो भैया पैसा लिया है उधार में, और वही उसी को पैसा देगा, ऐसा थोड़ी होता है। मेकर जो होगा वो पे ही नहीं होगा, पे कौन होगा, जिसको सेलर होगा, ठीक है, जिससे वो सामान लेके आया है। चलिए कह रहा है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी और कंडीशनल है। प्रॉमिसरी नोट में जो है लायबिलिटी ऑफ मेकर क्या, प्राइमरी और एब्सोल्यूट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली एंड प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड कंडीशनली। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन। ये बात बिल्कुल सही है, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड, डिसऑनर का रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट में, इन केस ऑफ डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ डिसऑनर। नोटिंग और प्रोटेस्ट जरूरत नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ये जरूरी है। तो ये फर्क किसमें था, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में। अब चेक में देखिए, चेक क्या है, ड्रॉन बैंकर के द्वारा है, और ये ड्रॉन किसके द्वारा है, ये भी बैंक, कोई भी एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंकर, बैंकर के द्वारा, और बैंकर भी कर सकता है और कोई और भी इंसान कर सकता है। दूसरा, द अमाउंट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, और कह रहा द अमाउंट इज मे बी पेबल ऑन द डिमांड आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम। चेक इज नॉट इंटाइटल्ड टू डेज ऑफ ग्रेस। हाँ, यहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस आपको मिलता है, बिल में 3 दिन का ग्रेस आपको मिलता है, 3 days ऑफ ग्रेस, है ना। क्यों बोलता है, भाई साहब बिल लिखे हो, ठीक है, आपका पूरा हो रहा है 1 तारीख को, तो उसके 3 दिन बाद तक डेज ऑफ ग्रेस दिया जाता है कि भाई 3 दिन तक पैसा दे दो, नहीं तो फिर हम जाके केस करेंगे, तो उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। कह रहा है एक्सेप्टेंट इज नॉट नीडेड, बिल्कुल, और यहाँ पे एक्सेप्टेंट नीडेड है। चेक कैन बी क्रॉस्ड, ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चेक इज नॉट टू बी प्रोटेस्टेड, ठीक है, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेक्शन ऑफ गिवन टू पेइंग बैंकर इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रॉस चेक, कह रहा है अब बिल इज नोटेड और प्रोस्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑनर, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिक फर्क है। अब चेक और प्रॉमिसरी नोट में आइए क्या कह रहा है, कह रहा है चेक कंटेन्स ऑर्डर टू पे, है ना,
एंड promissory note contain undertaking to pay money। तीन पार्टी, ड्रॉवर ड्रॉई पे, चेक में भी, और इसमें मेकर और पे दो ही पार्टी। ड्रॉई चेक क्या है, क्रेडिटर है, मेकर ऑफ द नोट इज डेटर। ड्रॉई एंड ड्रॉवर एंड ड्रॉई कैन बी वन एंड द सेम पर्सन, यहाँ क्या कभी नहीं हो सकता। कह रहा है चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ये नहीं है, ठीक है। चेक कैन बी क्रॉस्ड, ये नहीं हो सकता। चेक नीड नॉट बी स्टैम्प्ड, ये स्टैम्प यहाँ पे जरूरी है। चेक कैन नॉट बी डिस्काउंटेड, और प्रोमिसरी नोट को डिस्काउंट कराया जा सकता है बैंक से। नंबर ऑफ ड्रेस यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी मिलता है। चेक इज पेबल टू ऑर्डर और टू बियरर, और प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड टू बियरर। तो ये बात थी जी भाई साहब दोनों में। अब चलो तीनों में एक बार फर्क देख लेते हैं। पार्टीज कितनी, दो, प्रोमिसरी नोट में मेकर और पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन, मेकर, ड्रॉई, पेई। यहाँ ड्रॉवर, ड्रॉई और पेड, मेकर ड्रॉवर सेम भी हो सकता है। एक्सेप्टेंस यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल नेसेसिटी जरूरी है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और चेक में नॉट रिक्वायर्ड। पीरियड क्या है, पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड, लेकिन ओनली पेबल ऑन डिमांड। देखो यहाँ पे दोनों पेबल ऑन डिमांड है, और यहाँ पे ये तीनों पेबल ऑन डिमांड ही होता है। ये देखो प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, बाकी दोनों में ऑर्डर होता है। स्टैम्प लीगल नेसेसिटी है, लीगल नेसेसिटी यहाँ पे आपका चेक में रिक्वायर्ड नहीं है। क्रॉसिंग भाई साहब चेक में नहीं कर सकते हैं, बाकी दोनों में नहीं कर सकते हैं। ग्रेस डैश दोनों में अलाउड है, बाकी चेक में नहीं है। मेकर इज नॉट फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, मेकर एंड अदर्स फ्री फ्रॉम लायबिलिटी, एंड मेकर इज नॉट फ्री फ्रॉम लायबिलिटी। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर और अदर्स जो है वो लायबिलिटी से फ्री हो जाता है, और बाकी दोनों में नहीं। एरिया क्या है, जनरली इनलैंड होता है, इनलैंड फॉरेन दोनों होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों जगह लिखा जाता है, फॉरेन में भी, एंड ये जो है ओनली ऑन द बैंक ऑफ द डिपॉजिटर में लिखा जाता है। चेक तो भाई बैंक के लिए है, और आपका प्रॉमिसरी नोट होता है इनलैंड अपने जमीन पे, अपने घर पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन के लिए भी होता है। तो ये थी जी आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो है काफी है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक चीजें, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ पूछा जाना भी चाहिए, ठीक है, बस काफी है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।